मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री ललित पवार जी, इस पूरे अनुष्ठान के प्रधान पुरोहित आदरणीय श्री जुगल शर्मा जी, श्री नारायण मीणा जी, शरद शर्मा जी और जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामचरण बोरा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज अगर हम देखें तो जो आयोजक है, जो संस्था है, इसका नाम ही नवोन्मेष यानी एक नए उत्थान की तरफ बढ़ना है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज नवोन्मेष पूरे भारत में अगर आप देखें तो भारत में समृद्धि से लेके, जन कल्याण से लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके और आत्म गौरव तक ये निरंतर नवोन्मेष दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और 75 वर्ष हो गए, हमें इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी इस उन्मेष के लिए, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। जो एक बचपन में एक पंक्ति सुनी थी कि स्वर्गंगा भी स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। स्वर्गंगा भी अरे भगीरथ यत्नों से भूतल पर आती, किंतु शीश पर धारण करने शिव शंकर की शक्ति चाहिए। अमृत को भी लज्जित करती समर्थ होकर प्राकृत वाणी, पर उन्मेषित करने सौरभ को तुलसी की रे भक्ति चाहिए। आपने देखा कि उन्होंने सामान्य भाषा में भी जिस प्रकार की बात लिखी। तो आज स्वतंत्रता को यदि हमें सार्थक करना है तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान हो कि विगत 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव समाप्त नहीं हुआ है, अमृत काल की शुरुआत हुई है, क्योंकि अब 75 वर्ष से लेकर शताब्दी जब हम पूरी करेंगे तब इस देश को उस स्थिति में पहुंचना है जो इसका भवितव्य है। और उसके लिए उन्होंने 5 प्रण कहे थे। पहला यह था कि भारत को इस अमृत काल की समाप्ति तक विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है और चौथा, उसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है और पांचवा, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। अब यदि हम ये कहें कि पहले 2 बिंदु को ही लेते हैं, भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है या नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनना है, तो यदि आप ध्यान करें तो अभी मात्र कुछ समय पहले की तो बात है, 2 हफ्ते पहले, कि हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में 3रे नंबर के देश हो गए। मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग में हम 2रे नंबर के देश हो गए। और अगर आपको शायद ध्यान हो, मैं बाई चांस उस दिन जयपुर में था, इसलिए मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, अप्रैल का समय था और अचानक मैसेज आया था दूरदर्शन पे कि 12 बजे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। अब सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं इस संबोधन में क्या होने वाला है, क्या चीज़ बंद होने वाली है। पर आप में से शायद बहुत से लोगों को ध्यान हो अथवा न ध्यान हो कि उस दिन 12 अप्रैल में, डेट मुझे नहीं याद है, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 12 बजे आकर संबोधित क्या किया था। उन्होंने ये बताया था कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता के साथ नष्ट करने की क्षमता भारत ने अर्जित कर ली है और ये क्षमता अर्जित करने वाला भारत दुनिया में सिर्फ 4था देश है। आप कहेंगे अगर ये अर्जित कर ली तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करने की आवश्यकता थी। ये जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत अगल बगल वाले समझाते हैं ना, एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ये वो। देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर मिसाइल या वॉरहेड लॉन्च किया जाता है, 2 ही तरीके से हो सकता है, या तो वो फाइटर प्लेन के थ्रू आए या मिसाइल लॉन्च किया जाए। तो जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है, खासकर अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च की जाती है, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, तो वो स्पेस तक जाती है। आईसीबीएम को तो आधा घंटा लगता है दूसरी जगह जाने, गिरने में, दुनिया में कहीं भी। जब वो स्पेस में जाती है, फिर वहां से वो लोअर ऑर्बिट में अंदर आती है अपने टारगेट के लिए
अगर आपके देश के पास क्षमता है तो आप अर्थ की लोअर ऑर्बिट में वहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, तो आपके ऊपर गिरने की स्थिति नहीं रहती। इसलिए आप समझिए हमारी सुरक्षा के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी का इसके लिए उद्बोधन देना आवश्यक था। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 42 करोड़ लोगों के को खातों से जोड़ने से लेके अर्थ की लोअर ऑर्बिट तक आने वाले किसी खतरे को नष्ट करने की क्षमता तक, अगर ये सब कुछ पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ है तो कुछ तो नवोन्मेष हो ही रहा है। अब अगर हम आज के विषय की तरफ आए, देखिए अभी नवरात्रि का पावन पर्व हमारा समाप्त हुआ। यहीं से आप देखिए हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। क्या माना जाता है? नववर्ष उस दिन से प्रारंभ हुआ जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। हमारा नववर्ष किसी राजा के द्वारा, किसी सम्राट के द्वारा के जन्मदिन से नहीं शुरू होता है। हमारा नववर्ष किसी देवदूत या किसी मैसेंजर ऑफ गॉड के जन्म के समय से नहीं शुरू होता है, सृष्टि के आदि क्रम से शुरू होता है। कितना भारी अंतर है। और वो संख्या कितनी है? चलिए 2080 हमारा विक्रमी संवत है, जो विक्रमादित्य जी के, सम्राट विक्रमादित्य जी के नाम पे था, परंतु इससे पूर्व युगाब्द आता है जो युधिष्ठिर जी के समय से आता है, 5125 है शायद इस समय। और वो पीछे जाते चले जाएं तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जिसे ब्रह्म संवत कहते हैं, तो वो 1,97,40,40,00,000 कुछ हजार वर्ष के साथ है, यानी 1.97 बिलियन ईयर्स। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में कोई सभ्यता है उनको तो बिलियन गणना ही करना नहीं आता था। कहां से वो सोचेंगे इस बात की कि बिलियन ईयर से पहले का दौर ही आएगा। और आप ये समझिए, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सोच क्या थी और हमारी गहनता क्या थी। दूसरा देखिए, अंग्रेजी महीनों के नाम आपने खूब सुने होंगे, किस किस के नाम पे हैं। किसी राजा के नाम पे हैं, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई पड़ गया, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त पड़ गया, फलां के नाम पे पड़ गया। हमारे यहाँ महीनों के नाम किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है। सारे महीनों के नाम कहाँ से शुरू होते हैं कि उस माह की शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होती है, उस दिन आकाश में जो नक्षत्र उदय होता है उसके नाम पर वह महीना होता है। जैसे यह चैत्र मास है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पहले दिन चित्रा नक्षत्र का उदय होगा तो वो चैत्र होगा। अगला महीना आएगा, विशाखा नक्षत्र का उदय होगा तो वह वैशाख होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का उदय होगा तो वह ज्येष्ठ होगा। अर्थात पहले तो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि देखिए कि कहां तक गई, कि सृष्टि के उत्पत्ति से शुरू और बिलियंस तक गए, और उसके बावजूद एक एक महीने का नाम आकाशीय और खगोलीय गणना के आधार के ऊपर है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसका मतलब ये तो पक्का ही है कि कम से कम हमको उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन करना आता था। और हमारा ये भी देखिए कि हमारा कितना वैज्ञानिक और सामंजस्य था। जैसे हमारे त्योहार पर्व, अगर हम वर्ष के कैलेंडर की बात करें तो अलग अलग दिन पे पड़ते हैं, मगर रेंज वही रहती है। जैसे होली मार्च के आसपास ही पड़ेगी, दीपावली अक्टूबर एंड या नवंबर के शुरू में ही पड़ेगी। क्यों? जैसे इस वर्ष उसका करेक्शन है कि हर 4 वर्ष के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है, जो इस वर्ष भी आ रहा है। तो क्या होता है कि हमारा लूनर कैलेंडर है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर ज्यादातर ईस्टर्न सिविलाइजेशन मानती थी, पर ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के बीच में करेक्शन के लिए 4 साल में एक बार वो पुरुषोत्तम मास आता है। वो करेक्शन होने की वजह से वो जब भी डेविएट करके एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ, जैसे इस बार आपने देखा कि नवरात्रि और रमजान दोनों एक साथ थे, परंतु आप देखा हो रमजान कभी गर्मी में पड़ जाता है, कभी जाड़े में पड़ जाता है, कभी जनवरी के महीने में पड़ता है, कभी जून में। क्योंकि वहां पर ल्यूनर कैलेंडर के साथ सोलर कैलेंडर के साथ जो करेक्शन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, वो नहीं है। हमारा लूनर कैलेंडर भी है और उसके साथ कोरिलेशन भी है। और ये बात तो मैं पहले बोल चुका हूं, मगर तो पुनः इसको दोहरा देता हूं। दुनिया में सब हमारा ही कैलेंडर मानते थे, क्योंकि हमारा अभी कब शुरू हुआ? 22 मार्च से। तो मार्च हमारा पहला महीना है, और जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, ये पोप ग्रेगरी ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, और ये तो 1700 कुछ में जाके सेटल हुआ है। उसके हिसाब से तीसरा महीना है, जनवरी से शुरू होता है।
तो अगर आप देखें तो हमारे उनके महीनों में 2 का अंतर है। हमारा पहला महीना, उनका तीसरा महीना है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं, या आप जाके चेक कर लीजिए नेट पे, आपको पता लग जाएगा किस किस के नाम पे हैं। मगर 4 महीने ऐसे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसके नाम पे हैं, इस पर कोई अवेलेबल फैक्ट नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि सितंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना है और हमारे कैलेंडर का 7वां महीना है। और हमारे यहाँ ये जो 12 ज़ोडिएक में डिवाइड किया गया था, तो आकाश को अंबर कहते हैं। सूर्य आकाश के जिस अंश में होता था, महीने को वही नाम दिया जाता था। तो वो 9th मंथ ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर है, 7वां महीना हमारा है, तो सूर्य सप्त अंबर में था। जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमें जानकारी देंगे। तो समय को आगे बढ़ाते हुए मैं सुधांशु जी से अनुरोध करूंगा कि आप पोडियम पे आएं और इस विशाल जनसमूह को सनातन और हिंदुत्व के बारे में अपने उद्बोधन से संबोधित करें। मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री ललित पवार जी, इस पूरे अनुष्ठान के प्रधान पुरोहित आदरणीय श्री जुगल शर्मा जी, श्री नारायण मीणा जी, शरद शर्मा जी और जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामचरण बोरा जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज अगर हम देखें तो जो आयोजक है, जो संस्था है, इसका नाम ही नवोन्मेष यानी एक नए उत्थान की तरफ बढ़ना है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज नवोन्मेष पूरे भारत में अगर आप देखें तो भारत में समृद्धि से लेके, जन कल्याण से लेके, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके और आत्म गौरव तक ये निरंतर नवोन्मेष दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है और 75 वर्ष हो गए, हमें इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ी इस उन्मेष के लिए, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। जो एक बचपन में एक पंक्ति सुनी थी कि स्वर गंगा भी स्वतंत्रता को सार्थक करने शक्ति का आधार चाहिए। स्वर गंगा भी अरे भगीरथ यत्नों से भूतल पर आती, किंतु शीश पर धारण करने शिव शंकर की शक्ति चाहिए। अमृत को भी लज्जित करती समर्थ होकर प्राकृत वाणी, पर उन्मेषित करने सौरभ को तुलसी की रे भक्ति चाहिए। आपने देखा कि उन्होंने सामान्य भाषा में भी जिस प्रकार की बात लिखी। तो आज स्वतंत्रता को यदि हमें सार्थक करना है तो निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको ध्यान हो कि विगत 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव समाप्त नहीं हुआ है, अमृत काल की शुरुआत हुई है। क्योंकि अब 75 वर्ष से लेकर शताब्दी जब हम पूरी करेंगे तब इस देश को उस स्थिति में पहुंचना है जो इसका भवितव्य है। और उसके लिए उन्होंने 5 प्रण कहे थे। पहला यह था कि भारत को इस अमृत काल की समाप्ति तक विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। और चौथा, उसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और पांचवा, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। अब यदि हम ये कहें कि पहले 2 बिंदु को ही लेते हैं, भारत को अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है या नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनना है, तो यदि आप ध्यान करें तो अभी मात्र कुछ समय पहले की तो बात है, 2 हफ्ते पहले, कि हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में 3रे नंबर के देश हो गए। मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग में हम 2रे नंबर के देश हो गए। और अगर आपको शायद ध्यान हो, मैं बाई चांस उस दिन जयपुर में था, इसलिए मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला था, अप्रैल का समय था, और अचानक मैसेज आया था दूरदर्शन पे कि 12 बजे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। अब सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं इस संबोधन में क्या होने वाला है, क्या चीज़ बंद होने वाली है। पर आप में से शायद बहुत से लोगों को ध्यान हो अथवा न ध्यान हो कि उस दिन 12 अप्रैल में
डेट मुझे नहीं याद है, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 12 बजे आकर संबोधित क्या किया था। उन्होंने ये बताया था कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में मूव करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता के साथ नष्ट करने की क्षमता भारत ने अर्जित कर ली है और ये क्षमता अर्जित करने वाला भारत दुनिया में सिर्फ चौथा देश है। आप कहेंगे अगर ये अर्जित कर ली तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करने की आवश्यकता थी। ये जानते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत अगल बगल वाले समझाते हैं ना, एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ये वो। देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर मिसाइल या वॉरहेड लॉन्च किया जाता है, दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो फाइटर प्लेन के थ्रू आए या मिसाइल लॉन्च किया जाए। तो जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है, खासकर अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च की जाती है, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, तो वो स्पेस तक जाती है। आईसीबीएम को तो आधा घंटा लगता है दूसरी जगह जाने, गिरने में, दुनिया में कहीं भी। जब वो स्पेस में जाती है, फिर वहां से वो लोअर ऑर्बिट में अंदर आती है अपने टारगेट के लिए। अगर आपके देश के पास क्षमता है तो आप अर्थ की लोअर ऑर्बिट में वहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, तो आपके ऊपर गिरने की स्थिति नहीं रहती। इसलिए आप समझिए हमारी सुरक्षा के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी का इसके लिए उद्बोधन देना आवश्यक था। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दिया कि 42 करोड़ लोगों के को खातों से जोड़ने से लेके अर्थ की लोअर ऑर्बिट तक आने वाले किसी खतरे को नष्ट करने की क्षमता तक, अगर ये सब कुछ पिछले कुछ वर्षों में घटित हुआ है तो कुछ तो नवोन्मेष हो ही रहा है। अब अगर हम आज के विषय की तरफ आए, देखिए अभी नवरात्रि का पावन पर्व हमारा समाप्त हुआ। यहीं से आप देखिए हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। क्या माना जाता है? नववर्ष उस दिन से प्रारंभ हुआ जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। हमारा नववर्ष किसी राजा के द्वारा, किसी सम्राट के द्वारा के जन्मदिन से नहीं शुरू होता है। हमारा नववर्ष किसी देवदूत या किसी मैसेंजर ऑफ गॉड के जन्म के समय से नहीं शुरू होता है, सृष्टि के आदि क्रम से शुरू होता है। कितना भारी अंतर है। और वो संख्या कितनी है? चलिए 2080 हमारा विक्रमी संवत है, जो विक्रमादित्य जी के, सम्राट विक्रमादित्य जी के नाम पे था, परंतु इससे पूर्व युगाब्द आता है जो युधिष्ठिर जी के समय से आता है, 5125 है शायद इस समय। और वो पीछे जाते चले जाएं तो जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जिसे ब्रह्म संवत कहते हैं, तो वो 1,97,40,40,00,000 कुछ हजार वर्ष के साथ है, यानी 1.97 बिलियन ईयर्स। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में कोई सभ्यता है उनको तो बिलियन गणना ही करना नहीं आता था। कहां से वो सोचेंगे इस बात की कि बिलियन ईयर से पहले का दौर ही आएगा। और आप ये समझिए, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सोच क्या थी और हमारी गहनता क्या थी। दूसरा देखिए, अंग्रेजी महीनों के नाम आपने खूब सुने होंगे, किस किस के नाम पे हैं। किसी राजा के नाम पे हैं, जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई पड़ गया, अगस्टस सीजर के नाम पे अगस्त पड़ गया, फलां के नाम पे पड़ गया। हमारे यहाँ महीनों के नाम किसी व्यक्ति के नाम पे नहीं है। सारे महीनों के नाम कहां से शुरू होते हैं कि उस माह की शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होती है, उस दिन आकाश में जो नक्षत्र उदय होता है उसके नाम पर वह महीना होता है। जैसे यह चैत्र मास है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के पहले दिन चित्रा नक्षत्र का उदय होगा तो वो चैत्र होगा। अगला महीना आएगा, विशाखा नक्षत्र का उदय होगा तो वह वैशाख होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का उदय होगा तो वह ज्येष्ठ होगा। अर्थात पहले तो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि देखिए कि कहां तक गई, कि सृष्टि के उत्पत्ति से शुरू और बिलियंस तक गए, और उसके बावजूद एक एक महीने का नाम आकाशीय और खगोलीय गणना के आधार के ऊपर है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। इसका मतलब ये तो पक्का ही है कि कम से कम हमको उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन करना आता था। और हमारा ये भी देखिए कि हमारा कितना वैज्ञानिक और सामंजस्य था। जैसे हमारे त्योहार, पर्व, अगर हम वर्ष के कैलेंडर की बात करें तो अलग अलग दिन पे पड़ते हैं, मगर रेंज वही रहती है। जैसे होली मार्च के आसपास ही पड़ेगी, दीपावली अक्टूबर एंड या नवंबर के शुरू में ही पड़ेगी। क्यों? जैसे इस वर्ष उसका करेक्शन है कि हर 4 वर्ष के बाद एक पुरुषोत्तम मास आता है, जो इस वर्ष भी आ रहा है। तो क्या होता है कि हमारा लूनर कैलेंडर है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर है। लूनर कैलेंडर ज्यादातर ईस्टर्न सिविलाइजेशन मानती थी,
पर ल्यूनर और सोलर कैलेंडर के बीच में करेक्शन के लिए 4 साल में एक बार वो पुरुषोत्तम मास आता है। वो करेक्शन होने की वजह से वो जब भी डेविएट करके एक पर्टिकुलर रेंज में रहता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी दूसरी तरफ, जैसे इस बार आपने देखा कि नवरात्रि और रमजान दोनों एक साथ थे, परंतु आप देखा हो रमजान कभी गर्मी में पड़ जाता है, कभी जाड़े में पड़ जाता है, कभी जनवरी के महीने में पड़ता है, कभी जून में, क्योंकि वहां पर ल्यूनर कैलेंडर के साथ सोलर कैलेंडर के साथ जो करेक्शन होना चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए, वो नहीं है। हमारा ल्यूनर कैलेंडर भी है और उसके साथ कोरिलेशन भी है। और ये बात तो मैं पहले बोल चुका हूं, मगर तो पुनः इसको दोहरा देता हूं। दुनिया में सब हमारा ही कैलेंडर मानते थे, क्योंकि हमारा अभी कब शुरू हुआ, 22 मार्च से। तो मार्च हमारा पहला महीना है, और जिसको ग्रेगरियन कैलेंडर कहते हैं, ये पोप ग्रेगरी ने सबसे पहले प्रतिपादित किया, और ये तो 1700 कुछ में जाके सेटल हुआ है। उसके हिसाब से तीसरा महीना है, जनवरी से शुरू होता है। तो अगर आप देखें तो हमारे उनके महीनों में 2 का अंतर है। हमारा पहला महीना, उनका तीसरा महीना है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसके नाम पे हैं, ये आप जाके चेक कर लीजिए नेट पे, आपको पता लग जाएगा किस किस के नाम पे हैं। मगर 4 महीने ऐसे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसके नाम पे हैं, इस पर कोई अवेलेबल फैक्ट नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि सितंबर ग्रेगरियन कैलेंडर का 9वां महीना है और हमारे कैलेंडर का 7वां महीना है। और हमारे यहाँ ये जो 12 ज़ोडिएक में डिवाइड किया गया था, तो आकाश को अंबर कहते हैं। सूर्य आकाश के जिस अंश में होता था, महीने को वही नाम दिया जाता था। तो वो 9th मंथ ऑफ द ग्रेगरियन कैलेंडर है, 7वां महीना हमारा है। तो सूर्य सप्त अंबर में था तो उससे सितंबर बना, अष्ट अंबर में था तो अक्टूबर बना, नवम अंबर में था तो नवंबर बना, दशम अंबर में था तो दिसंबर बना। और फिर भी यदि किसी को इसमें कोई किंतु परंतु हो, तो वहां देखिए एक और बड़ी मजेदार बात है। हमारे यहां जो पुरुषोत्तम मास का कोरिलेशन है, करेक्शन है, वो एस्ट्रोनॉमिकल है। उनके यहां राजा के द्वारा है। जिस राजा ने कहा मैं बढ़ा, तो मेरा महीना 31 का कर दो, जुलाई 31 का हो गया। जूलियस सीजर ने कहा मैं थोड़ी 30 के बराबर वाला हूं, एक बढ़ाओ मेरे में 1 महीना। दूसरे ने कहा मेरे में 1 बढ़ाओ, तो कई महीने यहां 31 के हो गए। अब आप देखिए, अगर उनकी बात सही है कि उनका कैलेंडर जनवरी से शुरू होना चाहिए था, तो जितने 31 में 1-1 बढ़ाए गए, वो कटने कहां से चाहिए थे, आखिरी महीने से। तो दिसंबर 28 का होना चाहिए था, तो फरवरी 28 का क्यों होता है? फरवरी 28 का होना इस बात का प्रमाण है कि उनका भी पहला महीना मार्च से ही शुरू होता था। इसीलिए जितने 31 किए गए और वो काटे गए, वो लास्ट में उसमें आए। मगर आप इसी के साथ देखिए वैज्ञानिकता और समरसता कैसे जुड़ती है। अब ये बताइए कि हमने कहा कि सृष्टि की रचना से हमारा जीवन, हमारा संवत शुरू होता है, तो जो लोग, आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, सबसे पहले सृष्टि की रचना कैसे शुरू हुई होगी? When the entire universe would have been in an equilibrium, सबसे पहले एनर्जी क्रिएट हुई होगी। एनर्जी क्रिएट होके डेवलप होगी, आफ्टर दैट द क्रिएशन विल स्टार्ट। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? शक्ति की। नवरात्र का भी पहला दिन वही होता है। अब आप देखिए, वह शक्ति जो उत्पन्न होगी, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन एनर्जी से ही होना था। अब यहां पे एक और बात, महत्वपूर्ण बात देखिए, यहां पे आप देखिए समरसता का भाव। यूनिवर्स की फंडामेंटल एनर्जी को सबने गॉड माना है, दुनिया की हर सभ्यता ने, मगर उस गॉड में स्त्री तत्व कहीं नहीं है। दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनके द्वारा की गई, जितने देश हैं, धर्म, संस्कृति, सबके द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना में सिर्फ पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व कहीं नहीं है। हमारे यहां फंडामेंटली आदि शक्ति स्त्री स्वरूप मानी गई हैं और वो मां मानी गई हैं। और ये भी कोई ऐसा नहीं है, इसमें भी वैज्ञानिकता और समरसता दोनों है। वो ऐसे ही नहीं मानी गई कि हमने कह दिया कि वो स्त्री तत्व होना चाहिए। स्त्री तत्व से ही क्रिएशन होता है वर्ल्ड में, अनादिकाल से लेके आज तक। तो सृजन का मूल स्त्री तत्व ही है, और सृष्टि प्रारंभ होगी तो सृजन का पहला स्टेप जो होगा वो स्त्री तत्व के साथ ही आएगा। इसलिए नवरात्र से शुरुआत होती है। अब एक और बात आपने कभी देखा, हमारे यहां अनेक देवी देवता हैं, वो तो हैं। हमारे यहां एक देवी के भी 9 स्वरूप हैं, मतलब दुर्गा जी के 9 स्वरूप हैं।
ये तो वो हो गया ना जैसे पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक सब्जेक्ट होता है, एक एक टीचर होता है, और केजी नर्सरी में तो एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। तो मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करता हूँ, बाकी सब सभ्यताएं संस्कृति उस लेवल पे हैं कि वो केजी वाले लेवल पे थी कि एक ही ने कह दिया हाँ सब काम चल जाएगा। हमारे यहाँ विविध प्रकार के, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, और जब आप पीएचडी करते हैं तो एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होता है। और आपने कभी इसका ध्यान दिया कि जो माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उनका सीक्वेंस जरा देखिए, उसके अंदर का सब्सटेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, प्रथमम शैलपुत्री, यानी ये पुत्री है, यानी नेसेंट एनर्जी जो अभी बाल्यावस्था में है अपनी एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अब वो बाल्यावस्था से प्योर एंड चेस्ट फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या आते हैं जी, हाँ, तृतीयम चंद्र घंटे थी। अब क्या है, उसके अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्रिएट होंगे, अब उभर के दिखने लगे। फोर्थ है कुष्मांडा, यानी अब वहां से नेक्स्ट प्रोजनी की शुरुआत हो रही है, यानी अब एनर्जी उस लेवल पे पहुंच गई जहां पर कि वो एक फर्दर क्रिएशन करने की स्थिति में है। इसलिए 5वीं कौन है, स्कंद माता, यानी अब जो है वो क्रिएशन स्टार्ट हो गया, यानी अब नेचर के अंदर एक से दूसरे क्रिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उस अवस्था में पहुंची। फिर षष्ठम कात्यायनी है, इसीलिए आप देखिए कात्यायनी माता के बहुत सारे हाथ हैं, जबकि जो पहली है शैलपुत्री उनके हाथ नहीं है उतने सारे। यानी नाउ दिस इज अ मल्टी डायमेंशनल एनर्जी हैज रेज्ड टू दैट लेवल। जो आदि शक्ति हैं वो इस रूप में उभर के सामने आ रही हैं। फिर वो कालरात्रि हैं सप्तम। अब क्या है कि उस क्रिएशन में जो निगेटिव एलिमेंट्स क्रिएट हुए होंगे, डार्क एनर्जी है जिसको भी आप कहें, उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी भी तो उस शक्ति में होनी चाहिए। और इसीलिए 8वीं महागौरी के बाद नवम क्या है, सिद्धिदात्री। अब सारी सिद्धियां, नाउ द एनर्जी हैज रीच्ड टू इट्स कल्मिनेशन इन विच ऑल एलिमेंट्स जो भी अचीव कर सकते हैं वो सब के सब आके बैठ गए। अब आप ये बताइए, जिन लोगों ने, जिन वामपंथी लोगों को ये लगता है कि वो केवल उन्हीं लोगों को अपना सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, मार्क्स और मैक्स वेबर को, उनमें से कोई जिंदगी में हिंदुस्तान नहीं आया, किसी ने भारत के ग्रंथ नहीं पढ़े। और मैं चुनौती से कहता हूं, ना मार्क्स को संस्कृत आती थी, ना मैक्स वेबर को संस्कृत आती थी, मगर मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्रों को वही सही लगता था। और उन्होंने इस सीमा तक जाके लिखा कि 1854 में शिकागो हेड ट्रिब्यून में मार्क्स ने, जानते क्या लिखा, कि हिंदू जाति कितनी भी समृद्ध क्यों ना हो, परंतु वह नंदी बैल, बंदर हनुमान और हाथी गणेश को पूजने वाले वो इसी लायक थे कि उनके ऊपर हुकूमत की जाती है, क्योंकि वो मूर्ख हैं। अब ये बताइए, हम मूर्ख हैं या इतने नव दुर्गा के समझने लायक बुद्धि मार्क्स में नहीं है? यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। मगर अफसोस कि उन मार्क्स के मानस पुत्रों में, हमारे दिमागों में यह भर दिया, वो लेवल उनका समझने का नहीं था, उल्टा हमारे दिमाग में यह भर दिया गया कि साहब हम गलत हैं। मतलब इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता कि पीएचडी के स्टूडेंट को दूसरी तीसरी पास व्यक्ति ने समझा दिया कि तुम गलत कर रहे हो। और गलत कैसे होता, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। क्लास 2nd 3rd में जब आप लोगों ने पहली बार एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ा होगा तो टीचर क्या बताती है, 4 - 3 = 1। अगर आप 3 - 4 लिख दें तो डांट पड़ती है कि 3 में से 4 नहीं घटाया जा सकता। पर जब आप एमएससी करते हैं जाके तो 3 - 4 = -1, और माइनस वर्ग का जो स्क्वायर रूट होता है इसको कहते हैं आई। ये जितनी बैलिस्टिक इक्वेशन है, जो मैंने बताया ना आईसीबीएम चलता है, ये बैलिस्टिक इक्वेशन की जो ट्रैजेक्टरी का फार्मूला होता है, सब में आई एक फंडामेंटल एलिमेंट है। कलाम साहब के लेवल पे जाके पूछो तो समझ में आएगा -1 का मतलब क्या है। 4th क्लास में -1 गलती है। समस्या क्या है कि हमारे लोगों को समझा दिया गया, अरे हम भाई साहब -1 के स्क्वायर रूट की ट्रेजेक्टरी वाले थे, हमें समझा दिया गया -1 गलती है। उन लोगों ने समझाया, मगर अफसोस की बात यह है कि वो ऐसा समझाया और वो विष हमारे दिमागों में ऐसा भर गया। इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल में गुलामी की मानसिकता के प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। अब आप दूसरी बात देखिए, हमारे ही धर्म ग्रंथों में अगर यह कहा गया कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो ऐसे नहीं कहा गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सबको अपनी बात कहने का अवसर मिले।
दुनिया के जितने भी देश अपने को कहते हैं, इंग्लैंड कहता है मैग्ना कार्टा आया 1215 में, हमने ये किया, फ्रांस कहता है हमने इक्वलिटी फ्रेटर्निटी की इक्वेशन दी, सब कुछ दिया, सब नारा दिया, सब ठीक है भाई, मगर ये बताओ तुमने कभी धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन की परमिशन दी ना? वो तो साहब या तो सिर्फ सरमन होगा या तकरीर होगी, सुन लो किंतु परंतु करने का कोई स्कोप नहीं है। एक जगह कहता है कि अगर सुना हुआ नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और दूसरा तो कहता नहीं मानोगे तो सर तन से जुदा भी हो सकता है। मगर हमारे यहां समझिए धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन की परमिशन दी गई, शास्त्रार्थ होता था। इसीलिए वेदों के एक एक वाक्य पे, आप यहां पर शंकराचार्य जी की तस्वीर देख रहे हैं, शंकराचार्य जी ने अद्वैत दर्शन दिया, तो उसी वेदों के मंत्र पे रामानुजाचार्य द्वैत के आधार पे व्याख्या कर रहे हैं, तो विशिष्टाद्वैत की व्याख्या भी है। और आप स्वयं समझिए कि आचार्य शंकर शास्त्रार्थ करके ही धर्म को स्थापित करते हैं। इसीलिए वो गए पूरे भारत में, जगह जगह उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और सबसे फेमस शास्त्रार्थ कौन था? मंडन मिश्र के साथ। और मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ में जज कौन था? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए, दुनिया में कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जो पहले धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन करने की परमिशन देती हो, नंबर 2 डिस्कशन करने की परमिशन महिला को देती हो, और नंबर 3 2 पुरुषों के बीच में धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन हो तो जूरी बनने की कैपेसिटी महिला को देती हो। और इन लोगों ने समझाया कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी, हमारे यहां समरसता नहीं थी, वो नारी मुक्ति आंदोलन तो वो लेके आए। अगर आज आपसे पूछा जाए कि हिंदू समाज में क्या है, तो सिर्फ ऐसा दिमागों में भरा है 4-6 गलत बातें। हाँ, हमारे यहाँ जी जाति है, सती है, अंधविश्वास है, रूढ़वादिता है, अवैज्ञानिकता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, वगैरह वगैरह। अच्छा, आपसे पूछा जाए 4 अच्छी चीजें बताओ, तो आप कहेंगे उदार हैं, सहिष्णु हैं, अहिंसा, इसके अलावा तीसरे पे अहिंसा वाले मतलब घूम फिर के इसके अलावा कोई ध्यान ही नहीं आएगा। अरे मान्यवर, आप ये कहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि हम वो हैं जिसका टाइम स्केल बिलियंस ऑफ ईयर्स में है। आप ये कहिए हम वो हैं। अब इसमें एक और किस्सा भी है। जैसे अभी आचार्य मंडन मिश्र के यहाँ जब जा रहे थे शंकराचार्य जी, तो उनसे पूछा गया कि हम मंडन मिश्र का घर पहचानेंगे कैसे महिषी में? तो उनको जानते क्या बताया जाता है कि आप जाइएगा, जिस गली के बाहर सफाई करने वाला यानी झाड़ू लगाता हुआ व्यक्ति भी उपनिषदों के सूत्रों की गहन व्याख्या सहजता से कर रहा हो, समझ जाइएगा इसी इलाके में कहीं आचार्य मंडन मिश्र का घर है। और जब आप उस क्षेत्र, उस गली में पहुंच जाएं तो उनका घर कौन सा है ये कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने कहा, जिस घर की मुंडेर पे बैठे हुए तोते भी वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हो, समझ जाइएगा यही आचार्य मंडन मिश्र का घर। अब ये बताइए, उसके बाद किसी को लगता है कि समरसता में कोई अभाव था? कैसे दिमागों में भरा। मैं एक घटना बताता हूं, आज से 5-6 साल पहले की बात है। मैं एक टीवी डिबेट में था, तो एक वो जेएनयू ब्रांड प्रोफेसर थे, और वो जेएनयू के ही थे, नाम लेना किसी का उचित नहीं है। तो क्या हुआ कि वो दशहरे के ऊपर बात होने लगी, तो बड़े आक्रोश में बोलते हैं, कहते हैं आप लोग रावण की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ राम की बात क्यों करते हैं? राम की बात करना एक अपर कास्ट ब्राह्मणिकल नैरेटिव है, और रावण जो है वो दलित नैरेटिव के साथ है। आप जो है जबरदस्ती इस पे अपर कास्ट नैरेटिव क्यों थोप रहे हैं? मैंने कहा, मान्यवर आप क्या बात कर रहे हैं? रामायण को लिखने वाले कौन? महर्षि वाल्मीकि। आज वाल्मीकि समाज किस में आता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण कौन? ब्राह्मण। तो फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है। जो फैक्ट है उसका उल्टा समझा रहे हैं। इसके बाद वो थोड़ा चुप हुए। मतलब आप ये देखिए ना, बिल्कुल जो फैक्ट है उसका ठीक उल्टा समझाने का वो प्रयास करने का जो बात होती है, वो किस तरीके से हमारे दिमागों में बैठा ली जाती। एक और मैं बात आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार से बताने का प्रयास किया जाता है, समाज में इतनी जातियां थीं, समाज में इतना भेदभाव था,
बड़ी मजे की बात यह कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को कोट करते हैं, धर्म ग्रंथों को नहीं नहीं नहीं, फॉरेन ट्रेवलर्स को कोट करिए। ठीक है साहब, फॉरेन ट्रेवलर अच्छी बात लिख दे, नहीं ये तो ऐसे ही लिख दी होगी। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं, भारत में सबसे अर्लीस्ट कोई फॉरेन ट्रेवलर का अगर उल्लेख है तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी आज से 2300 साल पहले ग्रीस से आया हुआ था, यूनान से, मेगस्थनीज, जिसने अपनी किताब लिखी है इंडिका। वो इंडिका किताब आज इन टोटलिटी अवेलेबल नहीं है, पर उसके भिन्न भिन्न अंश दूसरी दूसरी पुस्तकों में अवेलेबल हैं, तो वो कंपाइल करके रखी हुई है जो अवेलेबल अंश है। उस इंडिका में वो लिखता है, उसने बहुत स्पष्ट लिखा है कि भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां यूनान के समाज के समान कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ भेदभाव और अत्याचार होता हो। अब बताइए, फॉरेन ट्रेवलर ये लिख रहा है, मगर उसको मानने को तैयार नहीं होंगे। अब आइए उसके बाद 4वीं शताब्दी में फाहियान आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि भारत में अटमोस्ट इक्वलिटी है, और इवन वो ये लिखता है कि वैशाली में एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां आती हैं और सबसे पहले ब्राह्मण जाके उनका स्वागत करते हैं। और ये कहां है? ये लिख रहा है चाइनीज ट्रेवलर। किस किताब में छपा है? लंदन में छपा है, इंडिया कहीं नहीं है इसमें। ट्रेवल्स ऑफ फाहीन कॉलोनियल प्लस लंदन में छपी हुई किताब में यह लिखा हुआ है, चीन के यात्री के द्वारा इंग्लैंड में छपा है, भारत के बारे में लिखा है। इसमें कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है, मगर इसके बावजूद उसको नहीं रखना, नहीं, उसको अलग हटा दो, दूसरे को दिखाओ। और किस तरीके से मतलब में झूठ का पुलिंदा बनाया जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं, पर एक फैक्ट कह रहा हूं निश्चित रूप से। महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा, और उसके बाद नेहरू जी ने भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि जब वो मथुरा गया तो सुंदर सुंदर भवन देख के वो इतना वो हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया कि अरे इतने बड़े भवन, इतने सुंदर भवन। इससे प्रतीत होता है, आगे लिखा कि इससे प्रतीत होता है कि उसको आर्किटेक्चर और आर्ट का वो बहुत अच्छा जानकार था। जबकि जिस किताब से लिया गया है उसका नाम है तारिकुल यामनी, जो उसके साथ आए हुए उतबी, जो खुद उसके साथ ट्रेवल कर रहा था, उसने लिखा था। उसने जानते क्या लिखा? आगे एक सेंटेंस क्या था? उसने देखा, कहा इतने सुंदर सुंदर महल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था, इन सबको डिमोलिश कर दो। आप देखिए कितना बड़ा झूठ छुपा लिया, एक ही सेंटेंस का दूसरा हिस्सा छुपा दिया गया, और बड़े बड़े लोग उसको किताब में कोट करने लगे उस ढंग से। ओरिजिनल किताब में लिखा हुआ है डिमोलिश कर दो, अगले ही सेंटेंस में कहता है, उसमें कह दिया नहीं वो देखा तो इसका मतलब बहुत अच्छा जानकार था। इसलिए ये विष जो है ना, ये नॉर्मल विष की तरह हमारे दिमाग में नहीं भरा है, ये ड्रग्स की तरह भरा हुआ है, जो किसी को पता भी नहीं लगा है कि हमारे खून में, दिमाग में कब इंजेक्ट कर दिया गया है। इसलिए हमें इसके साथ बहुत सावधानी की जरूरत है। अब छोटी सी एक बात और, आज आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि साहब हिंदू समाज में 6500 जातियां हैं। अब किसी से पूछिए 6500 जातियां कहां लिखी हुई हैं? भाई हिंदू समाज के लिए कहा जाता है ना, एक धर्म ग्रंथ बताइए इसमें 6500 का नाम लिखा हो। कोई नहीं ला के दे सकता, कहीं है ही नहीं। और अगर 6500 हैं तो उसकी हायरार्की किसने तय कर दी? किसने तय की हायरार्की? कोई धर्म ग्रंथ दिखाइए कि लोहार ऊंचे, कि सुनार ऊंचे, धोबी ऊंचे, कि धानुक ऊंचे, माली ऊंचे की तेली ऊंचे। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। बताएं कहां लिखा है? ये ब्रिटिश सेंसस जब कराई गई है तो 1901 में जो ब्रिटिश सेंसस हुई है, एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर था हर्बर्ट रिस्ले। उसने इन उस जमाने में उसने 2378 जातियां ली हैं। उनको उसने फिर 1931 की जनगणना आते आते 4114 हो गई है। उनको लेकर उसने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया। अब एक और बात आप समझिए, यदि 2500 या 4000 भी हों तो कायदे से अगर सरकारी आप किसी दस्तावेज में दर्ज करेंगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना चाहिए। अल्फाबेटिकल में नहीं किया है, ये ऊंचे और ये नीचे, और वो जिस आधार पर तय किया है वो आधार पूरी दुनिया में वाहियात मानकर ठुकराया जा चुका है। वो जानते क्या आधार था? कि जिनका माथा ऐसा है वो ये माने जाएंगे, जिनकी ठोड़ी ऐसी है वो ऐसे माने जाएंगे, जिनकी नाक ऐसी है वो ऐसे माने जाएंगे, जिनके कंधे ऐसे हैं वो ऐसे माने जाएंगे।
इस आधार के ऊपर जब कॉलोनियल माइंडसेट में जिस जमाने में बर्डन ऑफ वाइट जैसी किताबें लिखी गई, उन लोगों ने इसको आधार माना, जो 150 साल पहले का दौर था। आज इसे पूरी तरीके से दुनिया में अनसाइंटिफिक एब्सर्ड मान के डिस्कार्ड कर दिया गया है, परंतु उनके द्वारा बनाए गए उस आधार को लेकर आज भी हमारे यहां संघर्ष, बिखराव, फूट और टकराव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक चीज और आप देखिए कि जितनी भी प्रकार की यह बातें कही जाती है और उनको कितने चालाकी के साथ एक्सट्रेपोलेट कर दिया जाता पीछे की तरफ। आज आप बहुत सी बातें पढ़ें तो क्या लिखा जाता है, SC ST OBC का अपमान है। अब यह बताइए, OBC ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज कब हुआ? 1990 में, जब मंडल कमीशन आया। काका कालेलकर आयोग 1954 में बना, उससे पहले OBC नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, और चिपका दिया जाके 600 साल पहले। और महत्वपूर्ण बात यह है, तमाम समाज के ऐसे वर्ग हैं, तमाम ऐसे समुदाय हैं जिनकी पंचायतों ने 1990 में यह रेजोल्यूशन पास किया था कि हम OBC, हम बैकवर्ड नहीं है। यद्यपि अब वो लोग सब चाहते हैं कि अब वो OBC में शामिल होना चाहते हैं। यानी मजे की बात यह है कि जिन्होंने 1990 में ऐलानिया कहा कि हम बैकवर्ड नहीं हैं, वो 600 साल पहले से OBC मान लिए गए, जिस नाम का कोई टर्म ही नहीं था। आप सोचिए कितना गहरा षड्यंत्र इस देश के अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। और ये जानते हैं क्यों उत्पन्न किया जा रहा है? ये इसलिए उत्पन्न किया जा रहा है कि जब भगवान राम को का काम करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, तो संजीवनी बूटी लानी थी, तो रास्ते में संजीवनी बूटी पहुंच न जाए, तो ऐसे बहुत से काल नेमी नाम का एक राक्षस था जो राम भक्त का चोला ओढ़ के बैठ गया और उसने कहा, अरे बहुत देर हो गई आपको उड़ते हुए, कहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के यहाँ विश्राम कर लीजिए। वो आपको अगर रामायण सीरियल में याद है ना, वो कुछ वो गीत ऐसा गाता है, जाना है बड़ी दूर बटेरू, कर ले रहे न बसेरा रे। पहले तो हनुमान जी रुकते हैं, फिर हनुमान जी को लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है और वो सूक्ष्म दृष्टि से उसे देख लेते हैं और फिर उसका वध करके आगे निकल जाते हैं। वैसे ही आज भारत के समाज की वास्तविक शक्ति जो जो जागृत होती चली जा रही है, तो बहुत से ऐसी शक्तियां हैं, काल नेमी जैसी शक्तियां, जो चाहती नहीं हैं कि ये मिलकर एक दिखाई पड़े, इसलिए वो बिखराव और टकराव बना के रखना चाहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1993 में, वैसे तो जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ, वैसे तो अचानक मुझे ध्यान आता लोकतंत्र के आजकल ऐसे प्रहरी हो गए हैं भाई। 6 दिसंबर 92 को जब विवादित ढांचा गिर गया था, तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त करें, समझ में आता था। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल क्यों बर्खास्त कर दी थी भाई? वो लोकतंत्र था, क्योंकि उसमें सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब देखिए, जब सरकार बर्खास्त हो गई और चुनाव हुए, उस समय हम लोग राजस्थान में ही सिर्फ सरकार बना पाए थे। 93 में अगर आपको याद हो, भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री बने थे, बाकी जगह हम लोग नहीं बना पाए थे। और सबसे बड़ा झटका लगा था कि उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ी पार्टी जरूर बने थे, 178 सीटें थी, मगर सपा, बसपा, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना दी थी। तो उस समय एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री थी जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जानते हैं नारा क्यों लग रहा है? चूंकि हमने अपनी एकता और शक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई है, इसलिए ये नारा लग रहा है। जिस दिन आप वास्तविक एकता और शक्ति दिखा देंगे, तो उस दिन जो लोग आज बोल रहे हैं कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, नारा ये हो जाएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज बदलाव दिख रहा है। बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं दिख रहा है, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वो तो एक पक्ष है। याद करिए उस जमाने में क्या कहा जाता था कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मिडिल ईस्ट के देशों से पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मिडिल ईस्ट के 4 देशों ने
मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। और पाकिस्तान का सबसे अधिक खास हम सफर, हम निवाला, हम पियाला, हमराज यूनाइटेड अरब अमीरात उसने ऑर्डर ऑफ जायद दिया है मोदी जी को। सोचिए ये वक्त का कितना बड़ा बदलाव है। ये किसी ने नहीं दिखाया है, केवल भारत के समाज की एकता ने दिखाया है। उसी एकता को तोड़ने का यह प्रयास किया जा रहा है। जिनको चाहिए ये मजबूत समाज नहीं चाहिए, एकजुट और मजबूत समाज नहीं, टूटा बिखरा और मजबूर समाज चाहिए, जिसकी कि ऊपर आपस में लड़ाकर वो हमको आर्थिक दृष्टि से विपन्न रखे। अब आप बताइए, एक छोटी सी सिंपल सी बात है। एक दौर था जब ये कहा जाता था कि हमारे ऊपर दूसरे देशों का प्रभाव है, वो हमारी चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। आज अगर ये आरोप लगाया जाता है कि भारत उनके चुनाव व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, तो मेरे विचार से तो ये इल्जाम ही बहुत हसीन है। ये भी एक बदले हुए भारत की तस्वीर है। मतलब आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मगर आप सोचिए क्या कहा जा रहा है। मोदी ने जाके ऑस्ट्रेलिया में ये करवा दिया उसकी सरकार से, श्रीलंका से ये करवा दिया, बांग्लादेश से ये करवा दिया, फ्रांस से ये करवा दिया, अमेरिका से ये करवा दिया। अरे भैया तुम कह क्या रहे हो? इसका मतलब भारत की इतनी हैसियत हो गई कि हम जिस देश से चाहें वो करवा लें। आप ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक और आप बात समझिए। जिस जमाने में हम लोग बहुत ये बातें होती थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। परंतु वह तारीख नहीं थी, कालचक्र की गति थी। और आप देखिए वो भगवान तब प्रतीक्षा कर रहे थे कि उस स्थिति में जाकर राम मंदिर बने जब पूरे देश की जनता प्रखरता, आत्मगौरव और स्वाभिमान के साथ राष्ट्रवाद के लिए खड़ी हुई। और यह भी एक संयोग देखिए, भगवान राम जब जन्म लिए तो अयोध्या के राजा के रूप में लिए। बहुत आसान था, यदि रावण वध से ही धर्म की स्थापना होनी थी तो अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, तो धर्म की स्थापना हो जाती क्या? नहीं, क्योंकि आम जनता में तो कभी विश्वास ही नहीं आता। वो कहते भाई राजा थे, आपके पास पावर थी, आपने कर दिया, हमारे पास क्या है? तो इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बनते हैं, फिर वनवासी राम बन के निषाद राज का सम्मान होता है, फिर माता शबरी का सम्मान होता है, फिर बानर राज सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है, फिर बानर, रीछ, भालू समाज के सबसे पिछड़ी सीढ़ी में खड़े हुए लोगों को जाकर वो संगठित करते हैं और फिर उस जमाने की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त करते हैं, तब धर्म की स्थापना होती है। और आज संयोग देखिए कि जब राम मंदिर की पताका उभरने जा रही है, और जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, अमित शाह जी ने, कि जनवरी 2024 संभवतः मकर संक्रांति से राम मंदिर के पट खुल जाएंगे। पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जी, और इस समय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति समाज से आती है। यानी जो भगवान राम के कालखंड में हुआ था कि समाज के हर वर्ग को सम्मान, स्थान और उत्थान देते हुए, वैसा ही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। मेरे भाइयों, ये कालचक्र की गति थी, इसे समझने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रही थी। ये भी एक संयोग मानिए, मैं ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जिन लोगों ने राम मंदिर केस का स्टडी किया हो, तो जो पहला ऑफिशियल एफआईआर है वो जानते कब है? नवंबर 1858 फैजाबाद के थानेदार ने लिखवाई है, एक लेटर भेजा है कि 50 निहंग सिखों ने आकर कब्जा कर लिया है, पूजा और हवन किया है। आज देखिए सिख समुदाय को लेकर क्या क्या कहा जाता है, और वो सब तलवारें लेके आए, हमारे पास इतने सिपाही नहीं है, सिपाही और भेजी। और आगे जानते क्या लिखा? मस्जिद जन्म स्थान के हिस्से पर भी कब्जा करके सब तरफ राम 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 लिख दिया है। दैट इज द फर्स्ट ऑफिशियल यू कैन से डॉक्यूमेंट जहां से कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ब्रिटिश टाइम से आती है। उससे पहले तो नवाबों का दौर था वहां। अब आइए, ये 1858 है और 1857 का समय जो स्वतंत्रता संग्राम उभरता है। अब आइए, भारत आजाद हुआ 1947, हमारा संविधान लिख के पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949। ठीक उसी कालखंड में 22-23 दिसंबर 1949 को वहां मूर्तियां प्रकट होती हैं, और भले ही बंद जंगले के अंदर पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। एक स्टेप और आगे बढ़ गए।
राम मंदिर का आंदोलन 90 से 92 के बीच में शिखर पे पहुंचता है, और यही वो समय है जिस समय भारत के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। यही 91 और 92 के दौर में जब नरसिम्हा राव जी के समय में नई अर्थव्यवस्था आती है, अर्थव्यवस्था का पुराना जर्जर ढांचा भी टूटता है और विवादित ढांचा भी टूटता है। और आप देखिए इसके बाद बहुत बड़ा इवेंट मूवमेंट आता है 30 सितंबर 2010, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कह देती है, जिसने 1/3 2/3 वाला जजमेंट दिया था, मगर उसने कहा था गर्भगृह जो है केंद्रीय गुम्बद के नीचे का स्थान यह हिंदुओं का है, यानी वह श्री राम जन्मभूमि है, स्वीकार कर लिया जाता है। 30 सितंबर 2010 और अक्टूबर 2010 को बैरक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति आके भारत की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और जब निर्णय आता है तो 2019 में जब दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 300 की बहुमत की सरकार होती है और उत्तर प्रदेश में 325 के बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में होती है। यह कालचक्र की गति थी। राम मंदिर की पताका और भारत के स्वाभिमान की पताका दोनों एक साथ आकाश में आनी थी, यह भगवान ने नियति में तय कर रखा था। और इसीलिए आप देखिए नया भारत भी दिख रहा है, और यह भी कितना सुखद संयोग है, नया संसद भवन और नया राम मंदिर एक साथ उभर रहा है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनके ऊपर मैकाले और मार्क्स का चश्मा लगा था, वो नहीं समझ पा रहे थे, तो ये उनके लिए अलग अपने आप में समस्या। परंतु इतनी महान जो हमारे दार्शनिक तत्व हैं, उनके अंदर कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर एक समस्या पैदा करने का प्रयास। एक छोटी सी बात, माता शबरी का सम्मान करते हैं भगवान राम, और उसमें जानते हैं उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है। जब वो कहती हैं मैं तो यहां रहती हूं, वन में रहती हूं, मैं तो बहुत छोटे स्तर पे हूं, मेरी क्या स्थिति कि मैं आपका सम्मान करूं, तो भगवान क्या बोलते हैं, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इन 10 चीजों से मैं नहीं मिलता। पुनः करें, जात पात गुण कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इनके द्वारा मैं नहीं मिलता। वो कहते हैं कैसे मिलता हूं, केवल भक्ति के द्वारा। तो कहते हैं भगतहीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिध लागे जैसे। भक्ति के भी ये सारे गुण हो व्यक्ति में, भक्ति नहीं हो तो ऐसे ऐसे बादल है उसमें पानी ना हो। तो आप सोचिए उन्होंने वास्तविकता में जो किया उसका ठीक उलट दिखाने का प्रयास किया जाता है। और मैं तब इसको मजाक के तौर पर कहता हूं, एक बार मैंने टीवी पर भी ये बात बोली है कि जब आप मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे ना शब्दों का, कौन सा शब्द किस समय में 500 वर्ष पूर्व किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, अब 5000 साल के बाद अगर आप 1000-2000 साल के बाद इंटरप्रिटेशन करें, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। इस नाम से वो एक अखबार भी निकालते थे। अब उस शब्द का प्रयोग बंद हो गया है, परंतु लंबे समय तक वह प्रयोग में रहा, यहां तक कि राज्यों में और केंद्र में हरिजन कल्याण विभाग तक होता था। और अब कोई आज से 2000 साल के बाद महात्मा गांधी के लिखे उस शब्द को और भारत सरकार के ऑर्डिनेंसेस को कोट करे और फिर कहे देखो रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में सीता माता के पास, और जब उन्होंने मुद्रिका गिराई और उसके बाद पहले तो उनको आश्चर्य हुआ सीता जी को कि ये मुद्रिका कैसे आ गई, भगवान राम को कोई मार तो सकता नहीं और माया से वो रच नहीं सकता। जब हनुमान जी उनके सामने आते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये भगवान के ही दूत हैं, तो उसमें पंक्ति लिखी है कि वो हनुमान जी के लिए क्या कहती हैं, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। अब कोई 5000 साल के बाद इंटरप्रिटेशन करेगा, देखो साहब हरिजन शब्द का ये अर्थ था और हरिजन यहां लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं है। इस ढंग की जो एब्सर्ड लोग इंटरप्रिटेशंस लेने का प्रयास करते हैं, उस कारण से हम लोगों को बहुत हम लोगों को समझकर और इन चीजों के बारे में बहुत सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है। अब यहां पर एक बात और भी कहें कि आप में से यदि किसी से हम ये पूछें कि जो लोग कहते हैं ना शिक्षा पे सबका अधिकार नहीं था, समाज के अमुक वर्ग को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दूसरे वर्ग को पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो मैं सिर्फ आपको 2 ही उदाहरण देता हूं। पहला, यदि मैं आपसे पूछूं कि आज से 200 साल पहले
भारत में साक्षरता की दर क्या थी? तो आप सोचेंगे 2-3% रही होगी। 97% थी, और ये ब्रिटिश का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। जो सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए टॉमस मुनरो की रिपोर्ट और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए विलियम एडम्स की रिपोर्ट में, और मैंने एक रिपोर्ट स्वयं देखी हुई है, वो 4 अप्रैल 1823 को कलेक्टर ऑफ चेंगलपुट, ये तमिलनाडु में एक जिला है जिसको महाबलीपुरम कहते हैं, महाबलीपुरम उसी चेंगलपुट जिले में आता है, उसने चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें लिखा है कि हमारे तालुके में 561 गांव हैं और 561 स्कूल हैं, और एक एक स्कूल के बच्चों की संख्या बाकायदा कैलकुलेट करके लिखी है। मतलब कोई एम्पेरिकल सर्वे नहीं है कि मतलब एक सर्वे कर लिया कितने % साक्षरता होगी। इसमें 12 बच्चे हैं, इसमें 13 बच्चे हैं, उसमें 15 बच्चे हैं, इस ढंग से स्कूलों को कैलकुलेट किया है, और उसमें जातिवार लिखा हुआ है कितने बच्चे किस समुदाय के हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो 6800 कुछ हैं, जिसमें जिनको उस जमाने के हिसाब से शूद्र लिखा गया है, दे आर 4800 समथिंग, आउट ऑफ 6800 4800 समथिंग। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं लिखे हैं, टीचरों की भी कास्ट लिखी हुई है, जिनको आज आप शेड्यूल कास्ट में सबसे निचली जातियां कहते हैं। बहुत से वो हैं, वो शब्द अब प्रतिबंधित हो गए इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनकी संख्या लिखी हुई है कि इस जाति के इतने टीचर, इस जाति के इतने टीचर लिखे हैं, और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें चेंज कर दी गई, उस पूरी की पूरी चीज को डिस्टॉर्ट कर दिया गया। और आप कहेंगे कि अचानक कैसे डिस्टॉर्ट हो गया? अगर हम 97% पे थे तो फिर 2% पे आ कैसे गए? आपके मन में स्वाभाविक स्वभाव उठेगा, कैसे आ गए? तो वो ऐसे आ गए कि आप कल्पना करिए कि आज तालिबान का शासन आ जाए भारत में। जैसे अफगानिस्तान में आपने सुना ना, उसने कहा कि पुरानी डिग्री सारी इनवैलिड। आज अगर तालिबान का शासन भारत में आ जाए और वो ये कहे कि भाई हिंदी और अंग्रेजी पढ़े लिखे का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, हिंदी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा, तो सडनली हमारी रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, अब आपका शासन आ गया, हम अपने स्कूल में अरबी फारसी पढ़ाना शुरू कर देते। कह रहा नो, ऑल स्कूल्स डिरिकॉग्नाइज्ड। अब हम जो खोलेंगे मदरसे, उनमें एडमिशन लेना पड़ेगा और उसमें जाके भाषा सीखनी पड़ेगी, देन यू विल बी कंसीडर्ड एजुकेटेड। सेम थिंग हैपेंड इन 1837 जब मैकॉले नई पॉलिसी लाता है। अब उस जमाने में 2 ही भाषाएं पढ़ाई जाती थी, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं और संस्कृत। इन दोनों का पढ़ा लिखा मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी पढ़ा लिखा का मतलब पढ़ा लिखा, और सारे स्कूल्स डीरिकॉग्नाइज। वो जो 561 जो बता रहे हैं ना, वो सब डी। और उसमें मजे की बात है, उसमें उन्होंने ये गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है, गुरुकुल को उसमें स्कूल नहीं काउंट किया है। उसके बावजूद जो बिल्कुल प्रोफेशनल स्कूल है, इनमें सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो उन्होंने कहा ये तो एक अलग प्रकार का स्कूल है जिसमें कि 10-12 टीचर साथ साथ रहते हैं, एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे रहते हैं और कई साल तक पढ़ते हैं। आप सोचिए, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब हम जो स्कूल खोलेंगे उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, और तब आप पढ़ेंगे और तब आप जाकर माने जाएंगे शिक्षित। और ये काम जो उन्होंने शुरू किया, बड़ा सिस्टमेटिक शुरू किया। 1837 में सबसे पहले स्कूल्स खुलते हैं। यूनिवर्सिटीज कब खुली? 1850-52 के आसपास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। क्यों? स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेता है वो 15 से 20 साल के बाद यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। देखिए, एक पौधा रोपा गया, उसको अपने हिसाब से मूरिंग की और फिर उसको यूनिवर्सिटी तक ले गए। यूनिवर्सिटीज 1850s में खुली। कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में, 30 साल बाद। क्यों? यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होकर कोई निकलता है तो तकरीबन 30 साल के बाद, जब वो 50 के आसपास के 50-52 का होता है, तब वो कुछ ऐसी स्थिति में होता है कि समाज में प्रभावी निर्णायक भूमिका निभा सके। तो आप सोचिए कि कितने सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते गए। इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप समझिए कि वास्तविकता थी क्या और हमें समझाने का प्रयास क्या किया जाता है। और एक छोटी सी बात और कह दें, जैसे कभी कभी कुछ सिंबल्स को कुछ कम्युनिटी से जोड़कर भेदभाव दिखाने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक दौर में नारा चला था ना, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार वगैरह। वैसे ही
जनेऊ है उसको एक पर्टिकुलर चीज से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वैसे तो मतलब हमारे देश में ऐसे भी अद्भुत नेता हैं, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हुए, वो एक अलग विषय है, मगर वो सिंबल सबके लिए समान रूप से थे। अब बताइए, हनुमान जी तो वन में और गिरी में रहते थे और इसके बावजूद हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मतलब कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे ध्यान से ओवरलुक हो जाता है, अरे भाई लिखा तो ये है, और समझाया जा रहा है कि जनेऊ पहनने का अधिकार सिर्फ फला फला को था या दूसरे को नहीं दिया गया था। अगर नहीं दिया गया था तो वन और गिरी में रहने वाले लोग कैसे ये पहन रहे थे। इसलिए ये जितना भी एक प्रयास किया जा रहा है वो केवल इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से भारत के समाज में जो एकता दिखाई पड़ रही है वो एकता किसी भी ढंग से बाधित होती नजर आए। अब आप यूं समझिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। आज ये शक्तियां सिर्फ यहां तक नहीं रह गई हैं, अब ये बहुत दूर तक पहुंच गई हैं। इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इस ढंग की संस्थाएं एक्टिव हो गई हैं जो कि जाकर वहां के संस्थानों में ये कहती हैं कि भारतीय समाज में एक प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है एंड वी विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन। यानी जो प्रॉब्लम ही नहीं है उस प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम बनाना और फिर उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करना। इससे आप समझ सकते हैं कि ये शक्तियां किस सीमा तक जाकर कैसे काम कर रही हैं। अगर आपने देखा हो कि अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो बोला था, तो उन्होंने कहा था जब भारत संगठित होकर उभर रहा है तो बहुत सी शक्तियां देश के अंदर और देश के बाहर दोनों तरफ से लगी हुई हैं कि कैसे भारत को वीक किया जा सके। और वो इस सीमा तक हैं कि बहुत से लोगों ने तो अमाउंट का भी ऐलान कर रखा है कि $1 बिलियन खर्च करेंगे, जॉर्ज सोरस जैसे लोगों ने कहा है। और ऐसा भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको बाकायदा याद दिलाना चाहता हूं, ये भारत में पहले भी हो चुका है। अगर आप में से बहुतों ने उनका नाम सुना हो तो जो आगे लोग बैठे हैं इन्होंने जरूर ही सुना हुआ होगा। यूरी बेजमेनेव एक केजीबी का जासूस था जो कि भारत में पत्रकार बन के रहता था 1960 और 70 के दशक में। उसने बाकायदा एक थ्योरी दी है जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कनाडा भाग गया। कनाडा में उन्होंने 2005 और 6 में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। अब उसमें सारा रहस्य उद्घाटन किया है कि हकीकत में हो क्या रहा था 1960 और 70 के दशक में। अगर आपको याद हो, रामायण के ऊपर सबसे पहला अटैक जो हुआ है वो 1970 में हुआ है, जब एक कोई सांसद थे सोशलिस्ट पार्टी के जिन्होंने रामायण फाड़ी थी संसद में। ये क्यों हुआ? उसने कहा कि हम लोगों को बाकायदा एक एजेंडा दिया गया था कि इंडिया को पूरी तरीके से सबवर्ट करना है, और उसने कहा कि इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड योजना थी जो 4 चरणों में थी। 15-15, 20 साल के 4 चरण थे। उसने कहा पहला चरण था 15 से 20 साल का, उसने कहा दैट वाज कंसीडर्ड द एज ऑफ डिमोरलाइजेशन। यानी पहले चरण में हमें उनके दिमाग में बना तुम्हारा सब गलत है, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा विचार गलत, सब कुछ गलत। जब एक बार हम, और 15 से 20 साल क्यों, यही वो समय है जिसमें एक पीढ़ी स्कूल से यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाती है। अब जब आप डिमोरलाइजेशन करने में सफल हो जाएंगे तो नेक्स्ट 15 से 20 साल का प्रोजेक्ट है स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। यानी अब हमने उनको डिमोरलाइज करके उनके दिमाग में कुछ बातें भर दी जिसको लेकर, जो मुद्दे ही नहीं थे वो दिमाग में क्रिएट करते, अब उनको लेकर जगह जगह आंदोलन खड़े करने। फिर वो कहता है नाउ कम्स द थर्ड स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। यानी अब उन आंदोलनों को हिंसक संघर्ष में तब्दील करना है। फिर वो कहता है देन कम्स द फोर्थ स्टेज, जिसको वो लोग कहते थे स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी हिंसक सशस्त्र संघर्ष के द्वारा सत्ता प्राप्त कर ली, अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है, वो सब स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारी बातें खत्म। और बहुत सिस्टमेटिक बताता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी फर्स्ट स्टेज में जरूरत थी, उन्हें दूसरी स्टेज में जरूरत नहीं होती है तो उनको साइडलाइन कर दिया जाता, नहीं तो कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था, नहीं तो मार भी दिया जाता था, ऐसा उसने लिखा है। मतलब स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन के लिए आपको इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो सच्ची झूठी बातें दिमागों में भर सके, पर स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन के लिए आंदोलनकारी चाहिए, वो आंदोलनजीवी चाहिए, वो अलग प्रवृत्ति है।
स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको वो कह रहे हैं, सशस्त्र संघर्ष, हथियार चलाने वाला चाहिए, बिल्कुल ही अलग है। और स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन यानी सत्ता में आने के बाद सरकार चलाना बिल्कुल एक अलग चीज है। तो आप ये समझिए इन चारों चीजों के द्वारा व्यवस्थित रूप में हमारे दिमागों में किस प्रकार से भरा गया, और वो भरने की प्रक्रिया सारे तरफ से थी। और आपको पता है उसने एक बड़ी मजेदार बात लिखी कि हम यहां से बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को लेके जाते थे, कोई फिल्मकार होते थे, प्रोफेसर होते थे, राइटर होते थे, डॉक्टर होते थे, उनको लगता था कि हम बड़े बुद्धिजीवी हैं इसलिए हमको यूरोप के दौरे पे ले जा रहे हैं। कहा हम उन 20-22 दिन सिर्फ उन पर नजर रखते थे कि इसमें से कौन हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। और इसके लिए उसने वर्ड यूज किया है कि दे वर यूजफुल इडियट्स कोट अनकोट इन माई आईज। और कहा जब हम ये तय कर लेते थे कि ये उपयोगी है, तो भारत के सिस्टम पर इतना कब्जा था उस समय कि शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीति में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब जगह उन्होंने जाकर पूरा कब्जा कर लिया था। और फिर हम उस व्यक्ति का उपयोग करते थे अपनी बातों, पहले उसको महिमा मंडित करवाते थे और फिर उसके बाद अपनी बातों को प्रतिपादित करने के लिए करते थे। और अगर आप देखें तो ये बात हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी नजर आती है। भारत की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट कब बनी थी? इंदिरा जी की गवर्नमेंट, जो 69 में माइनॉरिटी में आई थी। उसको किसने बचाया था? कम्युनिस्ट पार्टी के 50 सांसद थे, उन्होंने आउटसाइड सपोर्ट देके बचाया। और यही वो समय है जिसमें पहले प्रीवी पर्स खत्म होता है, फिर फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी खत्म होता है, फिर उसके बाद बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है, फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनती हैं। और इतना ही नहीं, संविधान के प्रियम्बल में आगे जाके परिवर्तन करके सोशलिस्ट, सेकुलर नहीं, सोशलिस्ट वर्ड भी डाल दिया जाता है। अब जो बात उस जमाने के चीजें उभर के सामने आ रही हैं, उनका इनके साथ एक संबंध दिखता है। अब लगता है कि ये सब ऐसे ही नहीं था। इसी समय में जेएनयू बनता है, इसी समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बनता है। और आप 1970 से पहले के दौर की फिल्में और बाद की फिल्मों देख लीजिए, कितना भारी अंतर नजर आता है। जैसे मैंने एक बार ये बात कही थी कि आपको 786 नंबर के कमाल वाली सारी मूवीज दिख जाएंगी, बहुत मूवीज में। 108 के कमाल वाली कोई मिल बताइए, खूब सोचिए, 108 नंबर का कमाल जिसमें हो, नहीं ध्यान आएगा आपको कभी, क्योंकि वो कभी बनाया नहीं गया, जबकि असली कमाल 108 नंबर में है। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो कि 108 क्यों फिगर हमारे यहां यूज की जाती है। हमारे यहां सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल है। आप अपने अपने मोबाइल में जाके चेक कर सकते हैं कि सूर्य का डायमीटर लीजिए और पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस लीजिए, मीन डिस्टेंस, उसको सन के डायमीटर से डिवाइड करिए, 108 आता है। और चंद्रमा का डायमीटर लीजिए और उसको चंद्रमा और पृथ्वी की डिस्टेंस डिवाइड करिए, 109 पॉइंट समथिंग आता है, वो भी 108 है। अब आप ये समझिए उस 108 का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों वो जीवन का कारक है। जिस रेशियो पे सूर्य पृथ्वी से दूरी पे है वो 108 है। अगर इस रेशियो में 10% का चेंज हो जाए, थोड़ा नजदीक आ जाए, तो धरती इतनी गर्म हो जाएगी जीवन नहीं रह सकता। 10% दूर चला जाए, धरती इतनी ठंडी हो जाएगी जीवन नहीं रह सकता। वो साम्यावस्था उस 108 के रेशियो ने बना रखी है। चंद्रमा में आप देखिए, चंद्रमा जिस डिस्टेंस पे है, तो जो धरती अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है, वो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून। अगर मून थोड़ा और नजदीक आ जाए तो ये टिल्ट यूं हो जाएगा डायरेक्ट, तो एक हिस्से पे हमेशा दिन रहेगा, एक हिस्से पे हमेशा रात रहेगी, जीवन खत्म। अगर यही थोड़ा सा पीछे हो जाए तो अर्थ स्ट्रेट हो जाएगी। अब इक्वेटर के ऊपर हमेशा गर्मी रहेगी, नॉर्थ और साउथ पोल पे हमेशा ठंड, ना मौसम बदलेगा ना जीवन रहेगा। आप सोचिए इतनी गहरी बात जिसमें थी, मगर वो हमारे इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट से लेके, हमारे विचारों से लेके, फिल्मों तक लेके कहीं नहीं दिखाई पड़ी, मगर एक पर्टिकुलर चीज दिखाई पड़ी। और एक छोटी सी बात, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। रामनवमी का प्रोसेशन अभी तमाम जगहों के ऊपर इस प्रकार की जो घटनाएं हुई, जिनको लेकर अनेक दुखद घटनाएं भी हुई, दंगे जैसी घटनाएं, उसको लेकर लोगों को फैक्ट्स कितने कम ध्यान रहते हैं। अब बताइए, बंगाल की मुख्यमंत्री जी कहती हैं कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, और अगर किसी अमुक समुदाय के ऊपर पथराव हुआ तो गलत है। अरे भाई, आपको समुदाय का नाम लेना ही नहीं चाहिए। फिर ये कहना कि साहब
रमजान के महीने में कोई गलत काम नहीं हो सकता, मतलब रामनवमी में हो सकता है, यही तो कहने का मतलब हुआ। और अगर आपको कोई फैक्ट की बात करे तो आपको पता है डायरेक्ट एक्शन डे जिस दिन हुआ था 16 अगस्त 1946 रमजान का महीना था, जिस दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी, 17वां रमजान था उस दिन। तो लोगों को यह भी नहीं पता है कैसे दिमाग में हमें भर दिया जाता है फैक्ट ये है और दिमाग में भर दिया जाता है उसका ठीक उलट। उसी भी प्रकार से अगर आप देखें तो किसी भी प्रकार की सामाजिक समरसता हो या राष्ट्र के गौरव का विषय हो, फैक्ट कुछ है, हमारे दिमागों में कुछ और भरा रहता है। जैसे एक और उदाहरण जो मैंने आपको बताया कि 1824 का ये था, वैसे ही और उससे पीछे जाइए। सन 1794 में लंदन से एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था द जेंटलमैन। उसमें दो डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स क्या, वो तो एक प्रकार के सिर्फ विचारक थे, जेम्स पिंडले और टॉमस क्रूज। वो एक आर्टिकल लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि भारत में 1793 में पुणे में एक आदमी की नाक काट दी गई थी और वह नाक जोड़ दी गई, जिसे आज प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ये उन्होंने लिखा है, 1794 में लंदन में पब्लिश्ड है। और महत्वपूर्ण बात जानते क्या है कि नाक जोड़ने वाले जो लोग हैं वो कुम्हार जाति के हैं, जिसे आज आप ओबीसी कहते हैं। अब उन लोगों के मुंह पर एक कितना बड़ा तमाचा जो कहते हैं अमुक ज्ञान नहीं दिया जाता था, इस पे ज्ञान का अधिकार नहीं था, उसको ज्ञान का अधिकार नहीं था। अरे ये सारे आंकड़े अवेलेबल हैं। अफसोस की बात यह है, उससे ज्यादा अफसोस जानते क्या है, आज जाके चैटम हाउस में बोले हैं राहुल जी कुछ, इसी चैटम हाउस में महात्मा गांधी 1931 में सारी बात बोल चुके हैं। 1931 अक्टूबर में जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए, महात्मा गांधी ये सब बोल चुके हैं। और इसको लेकर वहां तमाम ब्रिटिश अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की कि आपने कैसे कहा कि 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी 1830 और 1825 के आसपास भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत शानदार थी। फिर वो बहस करते हैं, तब गांधी जी यही रिपोर्ट्स उनको भिजवाते हैं। फिर भी वो लोग पत्राचार जारी रखते हैं, क्योंकि उनको तो बड़ा बुरा लग गया ना कि अरे ऐसे कैसे कहा कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। आखिर में 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दोबारा वो पूरी विलियम एडम्स की रिपोर्ट पब्लिश की है। उसके बाद वो डॉक्टर, एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे, उन्होंने जाकर वो बातचीत करनी बंद की। तो आप सोचिए, ऐसा नहीं है, ये तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में आजादी के बाद हर व्यक्ति को पता होना चाहिए था, परंतु यहां तो इसका ठीक उल्टा हमारे दिमागों में समझाया गया। और षड्यंत्र सिर्फ इतना ही नहीं है, षड्यंत्र जानते कितना था? आपको याद हो कुछ लोग कोर्ट गए थे कि संसद भवन के ऊपर जो शेर बने हैं वो शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं। मतलब षड्यंत्र इतना गहरा है कि देश तो नहीं, वो शेर भी आक्रामक नहीं दिखने चाहिए, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। और लंबे समय तक ऐसी अवस्था रही इस देश में कि हम बड़े और ताकतवर होकर सिर्फ ये कहते रहे कि छोटा कमजोर है, और छोटा भी है कमजोर भी है मुल्क, मगर ये हमें सता रहा है, क्योंकि तब शेर बिल्ली जैसे ही थे। और जब से शेर शेर हो गए हैं तो हालात में इतना बदलाव आ गया है कि अब पड़ोस वाला कहता है कि साहब ये हमको आंख दिखा रहा है। और आप देखिए, मैं एक और संयोग की बात कहता हूं, मुझे अचानक बात करते करते ध्यान आ गया कि जिस समय भारत प्रखरता से उभरता हुआ दिख रहा है, उस समय स्थिति क्या है कि पड़ोस में, हमारे पड़ोसी मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं। यानी स्थिति, ये सोचिए, कालचक्र की गति देखिए कि आज स्थिति उनकी कहां से कहां पहुंच गई और हम कहां से कहां जा रहे हैं। फिर भी ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि किसी भी प्रकार का टकराव, बिखराव हमारे बीच में बना रहे। आपके यहां के मुख्यमंत्री जी ने किस ढंग की बात बोल दी कि साहब वो, अगर आप ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो खालिस्तान की बात करेंगे, तो इसमें क्या गलत है? अरे मान्यवर, आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? अगर ये कोई सिख धर्म की थोड़ी भी जानकारी रखता हो तो आपको पता है कि जिस जमाने में गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत चखाया था, तो वो जो 5 पंच प्यारे थे वो कहां कहां के थे? एक लाहौर का था, एक मेरठ के थे, एक जगन्नाथपुरी के थे, एक बीदर कर्नाटक के थे,
और एक महाराष्ट्र में नांदेड़ से थे। पूरा उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन किया। उस जमाने में क्या उन्होंने उद्घोष किया था, जब उन्होंने कहा था ना खालसा पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने लाइन कही थी, सकल विश्व में खालसा पंथ छाजे। ये लाइन बताई जाती है, पूरी लाइन नहीं बताई जाती है। उन्होंने उद्घोष किया था, सकल विश्व में खालसा पंथ छाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। अब बताइए, गुरु तेग बहादुर जी के स्मृति में ये भजन गुरुद्वारों में गाया जाता है, श्री गुरु तेग बहादुर जग में जो तेरा अवतार न होता, डूब जाती है धर्म की नैया जो तू खेवन हार न होता। कौन धर्म की नैया, किस धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म की तो बात कर रहे थे। यानी जो, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, गुरु ग्रंथ साहब के, अब जो अगर आप देखें सिखों का बड़ा प्रमुख उद्घोष है, देव शिवा वर मोय है शुभ करमंते कबहू न टरो। शिव के वरदान से शुरू। गुरु ग्रंथ साहब के जो अंतिम अंग में अंतिम पद लिखा हुआ है वो क्या है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोय, और सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोय। राम के नाम पे 1300 बार राम का नाम, 2300 बार हरि का नाम आया है। उसके बाद कुछ लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो दूसरा है, तो भगवान का नाम है। तो मैं कोट करता हूं गुरु ग्रंथ साहब में अंग 1582, वहां पर गुरु ग्रंथ साहब को जीवित मतलब साक्षात गुरु माना गया है, तो इसलिए अंग कहते हैं, वहां पृष्ठ वर्ड नहीं यूज करते हैं, पेज नहीं वर्ड यूज करते हैं। उसमें यह लाइन है, ऋषिकेश गोवर्धन धारी माधव मदन मुरारी। अब इसमें भी कोई इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है कि ये किसी और का नाम है, मगर अफसोस देखिए कि सत्ता के शीर्ष से भी कहा जाता है कि नहीं ये अलग है और वो अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हम समरसता समानता देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसे अद्भुत उदाहरण यहां पर हैं। अगर देखें तो आपके राजस्थान की धरती से ही पन्ना धाय का उदाहरण जो है, कैसा उदाहरण दुनिया में कहीं देश में मिलेगा? किसी देश में? यह दर्शाता है कि समाज के सभी वर्ग एक दूसरे के लिए किस प्रकार से साथ में खड़े थे, परंतु आज किस प्रकार से उनको आपस में लड़ाया जा सके, इसके लिए यह एक प्रयास होता है। तो मैं अधिक वक्त न लेते हुए सिर्फ आपको यह कहना चाहूंगा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है और आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। ये संयोग ही देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत काल में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। ब्रिटेन को पीछे छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह भी संयोग देखिए कि स्वतंत्रता के अमृत काल में ही, दीपावली के समय ही, वो ब्रिटेन जो लोग ये पढ़ाते थे कि हिंदुस्तानियों को हुकूमत करना नहीं आता इसलिए अंग्रेजों को हुकूमत जरूरी है, वहां अंग्रेजों को हुकूमत करना एक हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति बता रहा है। इसे आप संयोग मानिए या कालचक्र की बदलती हुई गति मानिए, मगर आप ये मान लीजिए कि बदलाव का एक बड़ा समय आ गया है। और मैंने बचपन में एक कविता सुनी थी कि हिमालय जो कि भारत के इतिहास का साक्षी है, वो एक मौन तपस्या में बैठा हुआ है। मतलब वो भारत के युवावस्था और तरुणाई का प्रतीक है। वो मौन साधना में बैठा है और उससे प्रश्न पूछ रहा है देश के भिन्न भिन्न हिस्से, जैसे राजस्थान की धरती जहाँ से, जिसे रेत के कण को सिकता कण कहते हैं ना, वो प्रश्न पूछता है। तो पंक्ति ये थी कि पूछे सिकता कण से हिमपति तेरा हुआ राजस्थान कहाँ, वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ, तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, वो मगध कहाँ मेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, वैशाली के भगनावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ, तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा यह कैसा ध्वंस राग, अंबुधि अंतस्तल बीच छुपी है सुलग रही है कौन आग, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तपी आज तपका न काल, रे तपी आज तपका न। तो आज उठने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी बहुत समझाने की जरूरत है। एक बिंदु बहुत ध्यान रखिए, आज आप देखें कोई कहानी हो, किस्सा हो, एडवर्टीजमेंट हो, सब में एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा है, बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सामान्य नहीं है। ये दिमागों में क्या इम्प्रिंट किया जा रहा है, ये फ्यूचर में जाके पता चलेगा।
आज एक पॉइंट और कह दूं, उसके बाद विषय को समाप्त करता हूं। आज आप कहते हैं कि समाज के हर वर्ग का राइट होना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स की जो बात है, इसका उपयोग कम और दुरुपयोग अधिक हो रहा है दो ही चीजों के लिए, देश तोड़ने वाली शक्तियां और परिवार तोड़ने वाली शक्तियां। सिर्फ बच्चों के मन में यह भावना दिखाना कि मां बाप की बात नहीं माननी है, उससे मेरा बहुत बड़ा स्वाभिमान है। कैसे कह दिया मेरे मदर फादर ने, बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई। मगर उसी पीढ़ी को क्या सिखाया जाता है, माता पिता की बात तो नहीं माननी है, मगर बॉस इज ऑलवेज राइट। आप सोचिए कि उनके दिमागों में क्या बैठाया जा रहा है। और कहा जाता है सेकंड रूल, इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन देन रिफर टू फर्स्ट रूल, यानी बॉस हमेशा राइट है। तो आप सोचिए कि वही लोग जो कि इस बात को लेकर कहते हैं कि माता पिता की बात नहीं माननी चाहिए, वही अपने ऑफिस में जाकर बॉस के आगे अगर बॉस बुरी तरीके से भी डांटे तो चुपचाप उसके आगे सर हिलाते रहते हैं। जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिलना है उससे वो आपको मतलब जानवर की तरह फटकार रहा हो तो भी आप उसके आगे सर हिलाते रहते हैं। वहां कोई स्वाभिमान नहीं है, वहां कोई आत्मसम्मान नहीं है। सारा आत्मसम्मान स्वाभिमान परिवार के अंदर जाके बैठाने दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बेटा बेटी माँ बाप से लड़े, भाई भाई से लड़े, पति पत्नी से लड़े, वहीं पे सारा का सारा मानवाधिकार है। इस सिस्टम को आप समझिए हम कितने बड़े षड्यंत्र की तरफ जा रहे हैं और इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं यह भी बात समझ लीजिए। एक फैक्ट भी बता देता हूं, भारत में जो परिवार की संख्या थी आज से 30 साल पहले वो 5.2 थी, अब वो 4.5 के आसपास आ गई, यानी औसत एक परिवार में 4.5 लोग हैं। अमेरिका में 30-40 साल पहले वो थी 3.2 के आसपास, अब वो 2.2 के आसपास आ गई। और इस 1 नंबर के कम होने से अमेरिका में 3.5 करोड़ नए मकानों की जरूरत पड़ी और $8 ट्रिलियन का उनकी इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ा। अगर हमारे यहां वो संख्या आ जाए इतनी जो अमेरिका वाले लेवल पे, तो 13 करोड़, अगर हमारा 1% कम होगा तो 13 करोड़ मकान चाहिए होंगे नए। 13 करोड़ मकान बनने का अर्थव्यवस्था पर और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, और मनोवैज्ञानिक इन्वायरमेंट पर तो क्या इफेक्ट होगा वो छोड़ ही दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं जो समरसता का भाव तोड़ा जा रहा है ना, वो सिर्फ समाज में नहीं तोड़ा जा रहा है, देश के साथ लड़ाई लड़ो। देश के ऊपर तो भारत तेरे टुकड़े होंगे तो अभिव्यक्ति की आजादी है, मगर मेरे भाई बहन मां बाप ने कुछ कह दिया तो उस पर लड़ाई है, वहां पे आजादी नहीं है। आप सोचिए किस ढंग की चीजें हमारे दिमाग में भरी जा रही हैं। इसलिए जहां से विषय को शुरू किया था वहीं पे समाप्त की तरफ ले जाते हुए, पहली बात कि आज हम स्वतंत्र हुए हैं, परंतु अभी यह नहीं मानना चाहिए कि जो हमने सोचा था वो सारा का सारा स्वप्न साकार हो गया है। जो एक पंक्ति थी कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा। राष्ट्र को सब लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा। वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। और इतना नहीं, आगे की पंक्ति युवा पीढ़ी को समझाने के लिए है, वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम। टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। इसलिए कमर कसिए, उस हर चीज को पहचानिए जो आपके अंदर समस्या पैदा करने के लिए क्रिएट की जा रही है। और इसीलिए मैंने आपको इकोनॉमी का भी इंपैक्ट बता दिया। अक्सर आजकल का युवा पूछता है ना, नहीं नहीं वो सब ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट देख लो, उसके बाद क्या होने जा रहा है। और मतलब एक और बात भी आपसे कह दूं, वैसे भारत में ज्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी जो होते हैं वो बस केवल अचार की तरह खाते हैं, तो सब्जी की तरह खाते हैं। ऐसा नहीं कि वो नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। उस फूड हैबिट का कभी अलग विषय है विस्तार में, उसका इन्वायरमेंट पर इकोनॉमी पे क्या प्रभाव है। मतलब भारत की एक एक चीज ऐसी है। तो यदि हमारा वक्त आया है और हम अब उभरते हुए आगे दिखाई पड़ रहे हैं, आने वाले समय में भारत उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो समृद्धि के साथ भी
स्वाभिमान के साथ भी और शौर्य के साथ भी। शौर्य कैसे, जो यद्यपि मैं विषय यहाँ बोल चुका हूँ पर पुनः याद आ गया तो मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी उसके बाद शायद वोरा जी को ध्यान होगा, पहली रैली प्रधानमंत्री जी की राजस्थान में ही थी। उस समय हम लोग, उनमें से एक रैली उदयपुर में थी, मैं उस समय उस रैली में था। और आप समझिए कि बहुत दिन तक वहाँ से अटैक हो जाता था, कुछ होता ही नहीं था। हम लोग केवल जाके वहाँ शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे और कहते थे कि साहब वो आपस में शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवादी घटनाओं से। और ये ऐसे हवा में नहीं था। 26/11 के हमले के 9 महीने के बाद अप्रैल 2009 में हमने शर्म एल शेख में डिक्लेरेशन साइन किया था, यही कहते हुए कि आतंकवाद के हमलों से प्रभावित नहीं होगी। मगर अब वो कबूतर उड़ने बंद हो गए। अब एक दूसरे प्रकार का विचार आया। मतलब मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, हम लोगों की तरफ एक कहावत होती थी कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो वो दिन तो गए। अब मुझे लगता है कि शायद वो प्रेरणा भी राजस्थान की धरती देती है, जो अब भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में वो शौर्य दिखाई पड़ रहा है कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते हम, कहने को तो राणा के हैं वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। इसलिए अब भारत एक नए स्वरूप में उभर के सामने आ रहा है, जहां हमें समृद्धि भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। तो नवरात्र के पर्व से बात शुरू थी, वहीं पे समाप्त करते हुए सोचिए, समृद्धि चाहिए तो किसके द्वारा आएंगी? लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। और बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी की कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना भी अब बाकी, मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं क्योंकि गैर राजनीतिक मंच है। बाकी सब वो कहावत है ना, एक कही बैनन अनेक कही नैनन, तो सब लोग समझ जाते हैं उस बात को। तो आप सिर्फ ये समझिए कि अब इस बदलाव के क्षण में जब इतिहास नया करवट ले रहा है, हम सबको उसमें अपना योगदान देना है। और भारत इस रूप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद।